नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांतिकारी गोविंद आपके समक्ष लेके आया हूं क्रांतिकारी टॉपिक। जैसा कि हम छात्रों को देखते हैं, अक्सर कर गलत इंफॉर्मेशन अपने अंदर धारण कर लेते हैं। जैसे उन्हें यही नहीं पता होता कि गंगा नदी गौमुख से निकलती है या गंगोत्री से निकलती है। कन्फ्यूजन हमेशा रहता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और दूसरी आज महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जाएंगे दोस्तों कि आखिरकार गंगा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि गंगा का जो पानी होता है उसमें कीड़े नहीं पड़ते, ये पानी हमेशा साफ रहता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? साथ ही साथ कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा है या भाखड़ा नाकल बांध सबसे ऊंचा है। तो ये सब चीजें आज हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। उससे पहले एक बेसिक सी जानकारी हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप मैप देख रहे होंगे और ये मैप में ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र देखो, ये नेपाल से इधर ऊपर ये क्षेत्र जो पड़ता है, ये क्षेत्र पड़ता है दोस्तों नेपाल से ऊपर। जब आप देखोगे तो देखो ये नेपाल है और इससे ऊपर ये उत्तराखंड का क्षेत्र पड़ता है। उत्तराखंड को जैसा कि आपको पता ही है कि वर्ष 2000 में इसे बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। देखो ये जो उत्तर प्रदेश है इससे अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था। और इस उत्तराखंड के पार्ट में देखो दो पार्ट में आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो एक पार्ट तो इसका ये इस तरीके से मान के चलिए मैं बनाता हूं, ये है मान के चलिए उत्तराखंड। तो इसका एक पार्ट तो ये जो पार्ट है ये गढ़वाल का पार्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये कुमायूं है। तो दोस्तों जो गढ़वाल वाला पार्ट है, इस गढ़वाल वाले पार्ट में बहुत सारे हिमानी हैं या कह सकते हो आप ग्लेशियर हैं। तो इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हिमानी हैं ये बनते कैसे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो कुछ इस तरीके के हिमानी, ये आप देख रहे होंगे। हिमानी मींस बर्फ की स्ट्रक्चर, हिमानी मींस बर्फ की एक स्ट्रक्चर। तो ये बनती कैसे है? जैसे कि आपने ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी तो उसमें ये पढ़ा होगा कि सामान्यतः अर्थ से जब हम 165 मीटर जाते हैं ऊपर की ओर तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है, या यूं कह लो आप कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य पतन ह्रास दर कहते हैं। तो ये ग्लेशियर जो बने हैं उत्तराखंड में, ये पर्वतों और पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। जहां आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में कमी आने की वजह से दोस्तों वहां पर जो समुद्र से या नदियों से जो बाष्पीकरण होता है, उसकी नमी होती है, वो इकट्ठा हो जाती है ग्लेशियर के रूप में। और वही जब टेम्परेचर बढ़ता है या सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो पिघलना स्टार्ट होती है और पिघल करके वही बनती है दोस्तों। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। ये क्या आप देख रहे हो? ये यहाँ ग्लेशियर पिघल रहा है और एक धारा के रूप में पिघल रहा है, और ये लिक्विड मींस वाटर के रूप में, फ्रेश वाटर के रूप में बनता है। और यही जब ढलान के सहारे नीचे की ओर उतरना स्टार्ट कर देता है तो यही विभिन्न प्रकार की नदियों का रूप ले लेते हैं। तो देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज गंगा रिवर के बारे में, और उसमें मैं आपको ये और बताने की कोशिश करूंगा कि जो गंगा रिवर है उसका उद्गम क्या है। जैसा कि आप पढ़ ही रहे होंगे गंगा नदी का उद्गम। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी धारा, एक धारा ऊंचाई से बह रही है, एक धारा देखो ये नीचाई से बह रही है। तो ऊंचाई वाली धारा जब नीचे वाली धारा में मिलेगी और आगे की ओर बढ़ेगी तो ये नीचे वाली धारा के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। यदि दो धाराएं एकदम समान ऊंचाई पर हैं तो ध्यान रखना वहां आगे जाके कहीं भी ये मिलेंगी तो इसका नाम चेंज किया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं अपने शानदार डिस्कशन को। जो मैं बता रहा हूं एक क्लास में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, बद्रीनाथ के पास एक हिमानी है, ग्लेशियर है, जिसका नाम है सतोपंत। उस सतोपंत ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं। कितनी धाराएं निकलती हैं? दो धाराएं। एक तो ये जो धारा आप देख रहे हो दोस्तों, ये धारा है विष्णु गंगा। इसका नाम क्या है? विष्णु गंगा। और इसका नाम है धौली गंगा। ये जो साइड में धारा है धौली गंगा। और ये दोनों समान ऊंचाई की हैं दोस्तों। किसकी हैं? ये दोनों समान ऊंचाई की हैं।
तो ये जब दोनों यहां भी मिलती हैं तो ये बिसड़ू प्रयाग पर आकर के मिलती हैं। कहां मिलती हैं? बिसड़ू प्रयाग पर मिलती हैं। तो बिसड़ू प्रयाग में अब जब ये समान ऊंचाई की है, मतलब समान तल पे है, तब इसका नाम चेंज होना अनिवार्य है। तो इसका नाम यहाँ पर अलकनंदा, यहीं से अलकनंदा रख दिया जाता है। जहां धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं और उसी को विष्णु प्रयाग कहते हैं। और वहीं से जो धारा बहेगी, वहीं से जो नदी बहेगी उसे अलकनंदा नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? अलकनंदा। अब बात आई है प्रयाग का क्या मतलब है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई प्रयाग पूछता है प्रयाग क्या होता है, तो आप बोल देना मिलन स्थान को प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलन स्थान को प्रयाग। जहां दो धाराएं मिलती हैं, जहां दो, जैसे आपने प्रयागराज में देखा होगा गंगा यमुना सरस्वती, तो जो मिलन जहां मिलन स्थान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। अब आगे क्या होता है, एक ग्लेशियर और है दोस्तों जिसका नाम है केदारनाथ, सॉरी ये एक स्थल है जहां जिसका नाम है केदारनाथ, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ कि जब आगे ये अलकनंदा बढ़ती है तो यही नंदाकिनी एक नदी आकर के फिर से इसमें मिलती है। मंदाकिनी मत समझ लेना, ये नंदाकिनी है और ये मंदाकिनी है इसके सामने। तो नंदाकिनी और मंदाकिनी दोनों ही अलग अलग हैं, ये इस बात को ध्यान रखना। तो यहां आप क्या देख रहे हो, नंदाकिनी जो है इसकी ऊंचाई है और अलकनंदा ये नीचाई में पड़ती है। इसीलिए नंदाकिनी जब किसी नीची नदी में आकर के मिलेगी तो उसका नाम खत्म, और नंदाकिनी को साथ लेकर के अलकनंदा फिर से आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये अलकनंदा ही रहेगी क्योंकि अलकनंदा नीचे की ओर है। तो जब दो धाराएं समान होती हैं तो आगे बढ़ाने के लिए जहां मिलती हैं उससे आगे पानी जाएगा तो नाम चेंज किया जाएगा। एक नीचे और एक ऊपर होती है तो नीचे वाली के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। तो अलकनंदा नीचे है, किससे? नंदाकिनी से। और ये नंदाकिनी, नंद मीन्स कहां मिलती है? ये नंद प्रयाग पर मिलती है। दूसरी बात, थोड़ी सी आगे और चलते हैं तो पिंडार नदी आती है और पिंडार नदी आके मिलती है। पिंडार नदी की भी ऊंचाई ज्यादा है, अलकनंदा की गहराई ज्यादा है। तो इसकी गहराई होने की वजह से ये अभी तो क्या रहेगी? अलकनंदा ही रहेगी। और जिस स्थान पर पिंडारी नदी मिलती है अलकनंदा से उसका नाम है कर्णप्रयाग। अब हम क्या देखते हैं, केदारनाथ से एक धारा और चलती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और ये रुद्रप्रयाग पर आकर के अलकनंदा से मिलती है। कंटिन्यूअसली अलकनंदा की गहराई ज्यादा होने की वजह से अभी इस नदी का नाम अलकनंदा है। तो देखो अलकनंदा नदी में कितनी मिल गई? धौली गंगा, विष्णु गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी और ये मंदाकिनी। अभी और ये आगे की ओर चलेगी तो उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले में एक जगह पड़ती है दोस्तों गंगोत्री। इस गंगोत्री के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गौमुख। इस ग्लेशियर का नाम आप याद रखोगे जिसका नाम क्या है? गौमुख। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस गौमुख से एक धारा निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। और आगे चलकर इसी भागीरथी से एक नदी और मिलती है भिलांगना। भिलांगना नदी का तल ऊंचा है, भागीरथी गहरी है, इसीलिए भिलांगना को अपने साथ भागीरथी ले जाती है। और यहीं पे जहां इनका संगम होता है इसी के पास में एक बांध है दोस्तों, टेहरी बांध। टेहरी जिला है उत्तराखंड का, टेहरी गढ़वाल। तो यहाँ एक बांध है और इस बांध की जो ऊंचाई है वो 261 मीटर है। और इस बांध, ये काफी बड़ा और ऊंचा बांध है, कह सकते हो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इसमें पानी ज्यादा होने की वजह से इसका सपोर्ट करने के लिए एक सहायक बांध बनाया गया है। इससे थोड़ी सी आगे कोटेश्वर बांध, ये अर्थ फिलर बांध है। कोटेश्वर बांध ध्यान रखना किस नदी पे है? भागीरथी पर। टेहरी बांध किस पे है? भागीरथी नदी पर। तो जब ये आगे चलते हैं यहां से टेहरी बांध से जब हम आगे की ओर चलते हैं तो ये फिर उत्तराखंड में ही देवप्रयाग पर मिलती है अलकनंदा से। तो यहां अलकनंदा की जितनी गहराई है उतनी ही गहराई किसकी है दोस्तों? भागीरथी की। इसीलिए देवप्रयाग पर अब इसका नाम चेंज किया जाना क्या है? अनिवार्य है। तो इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं दोस्तों गंगा रिवर। क्या नाम रखते हैं? गंगा रिवर। सामान्यतः मैं अगर आपको बताऊं तो उत्तरकाशी जिले के लोग इस नदी को अपने यहां समझ लेते हैं या उत्तराखंड बोल सकते हो। उत्तराखंड के लोग गंगा रिवर ही इसका नाम देते हैं, जबकि गंगा रिवर ये है, लेकिन सामान्यतः ये लोग इसे गंगा रिवर ही नाम देते हैं। एक तो उत्तराखंड के लोग इसका नाम गंगा रिवर रखते हैं। और अगर जब हम बंगाल में पहुंचते हैं तो बंगाल में भी
जो गंगा रिवर है उसे भागीरथी नदी बोलते हैं। तो एक भागीरथी नदी यहाँ उत्तराखंड में है और एक जो बंगाल के लोग गंगा रिवर को क्या बोलते हैं, भागीरथी नदी। उत्तराखंड वाले भागीरथी को गंगा रिवर बोलते हैं और बंगाल वाले गंगा रिवर को भागीरथी बोलते हैं। वैसे सामान्यतः मैं आपको बताऊं, हिंदू जो शास्त्र हैं उनमें गंगा रिवर को भागीरथी बोला गया है। दूसरी बात, ये जो प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, सामान्यतः ये माना जाता है कि हिंदू धर्म में जो लोग अपने जन्म के समय इन स्थलों पर घूम लेते हैं तो उनको ये शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि जो ये प्रयाग है इनको कैसे याद करोगे। तो इसे याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा तरीका फॉलो किया है। जैसे देखो ये 5 मैंने प्रयाग बना रखे हैं यहाँ पे और हम इसे कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले विष्णु का अवतार लिया था कृष्ण ने। कृष्ण को क्या कहते थे, नंदलाल। तो विष्णु मीन्स विष्णु प्रयाग। फिर उनके बाद जो आता है वो कौन सा, नंद प्रयाग। और कन्हैया जो थे वो कान में कर्ण वगैरह ये सब पहने होते थे, तो इसे ने थोड़ा कर्ण पहना दे तो ये स्थान हो गया कर्ण प्रयाग। और रुद्राक्ष और पहना दो इनको तो ये हो गया रुद्र प्रयाग। और इन्हें कर्ण और रुद्राक्ष वगैरह ये सब पहना के सजा दोगे तो तब ये क्या बन जाएंगे, देव प्रयाग। तो अंत में कौन सा आएगा, देव प्रयाग। तो पहले विष्णु, उनके अवतार नंद, और उनको कर्ण भी कुंडल पहना दो कर्ण, उसके बाद रुद्राक्ष पहना दो रुद्र प्रयाग, और लास्ट में जब ये कैसे लगेंगे, देव की तरह लगेंगे तो ये हो जाएगा देव प्रयाग। तो आपको आसानी से ये क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले विष्णु अवतार लेंगे नंद प्रयाग, फिर उसके बाद कर्ण पहनेंगे और कर्ण के बाद रुद्राक्ष पहनेंगे, रुद्राक्ष के बाद कैसे लगेंगे, देव लगेंगे। तो इसे याद करने का क्या है, ये सिंपल सा तरीका है दोस्तों। और मैं आपको अब जो बताने वाला हूं वो मैं ये बताने वाला हूं, कई बार लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं दोस्तों बांध को लेकर के। तो बांध को लेकर के कैसे कंफ्यूज होते हैं, एक तो टेहरी बांध है और एक भाखड़ा बांध है। दोस्तों ये पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है और ये जो पड़ता है ये उत्तराखंड में पड़ता है। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 261 मीटर है। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 225 मीटर है। लेकिन दोस्तों ये गुरुत्व बांध है। कौन सा है, गुरुत्व बांध है। और ये अर्थ फिलर बांध है। कौन सा है, अर्थ फिलर बांध है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है, तो दोस्तों ये होगा भाखड़ा बांध। भाखड़ा की सपोर्ट के लिए एक बांध और बनाया गया है इसके पास ही, नागल। तो उनको मिलाकर के बोल देते हैं लोग कई बार भाखड़ा नागल बांध। उनको मिला के कई बार क्या बोल देते हैं, भाखड़ा नागल बांध। और टेहरी क्या है, 261 मीटर का। लेकिन आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो टेहरी बांध है उसकी ऊंचाई क्या है, तो आप बताओगे 261 मीटर। दूसरी बात मैं ये बता दूं, ये जो टेहरी बांध है ये ऊंचाई में विश्व का 5वां ऊंचा बांध है। ऊंचाई में विश्व का 5वां ऊंचा बांध है। और दोस्तों बड़े में अगर बात करें तो टॉलेस्ट में ये विश्व का 8वां सबसे बड़ा बांध है। दूसरी बात, अब हम बात आते हैं मेन पॉइंट पर, आखिरकार जो गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी आप देख रहे हो, इस गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। देखो ये आप यहां में एक मैप को देखोगे, ये मैं दिखाऊंगा। ये जो मैप है यहां आप देख रहे हो ये मंदाकिनी है और ये आप देख रहे हो ये निकल के आ रही है दोस्तों इससे अलकनंदा। और जहां भी ये मिलती हैं इसे प्रयाग बोलते हैं। जहां नदियों का मिलन होता है उसे प्रयाग बोलते हैं। और ये है दोस्तों सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था विष्णु प्रयाग। कौन सा है ये, विष्णु प्रयाग। और अभी जो मैंने आपको टेहरी बांध के बारे में बताया था, देखो ये भारत का सबसे ऊंचा 261 सामान्य बांधों में सबसे ऊंचा बांध है। दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा और 8वां बड़ा बांध है। लगभग 1000 मेगावाट बिजली का यहां से क्या होता है, उत्पादन होता है। और इसी बांध के पास में जो कोटेश्वर बांध बनाया गया है दोस्तों, उस कोटेश्वर बांध में 400 मेगावाट बिजली का क्या होता है, उत्पादन होता है। अब हम आते हैं दोस्तों अपने मेन पॉइंट पर। आखिर गंगा जो है उस गंगा में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, तो कीड़े इसीलिए नहीं पड़ते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो गंगा की बस्ती है, देखो ये वाली, ये जो गंगा की बस्ती है, देखो
ये उत्तराखंड का पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पहले तो लोगों की संख्या कम मिलेगी, और पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र स्वाभाविक है, लोगों की संख्या कम मिलेगी, संख्या कम मिलेगी तो यहाँ प्रदूषण नहीं होगा, मानव बस्ती कम होगी, प्रदूषण नहीं होगा। दूसरी बात, सबसे मुख्य बात, यहां पर बैक्टीरियोफेज मिलता है। क्या मिलता है? इस नदी में यहां पर बैक्टीरियोफेज मिलता है, और ये बैक्टीरियोफेज जल के अंदर के हानिकारक कीटाणु, हानिकारक विषाणु, हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये बैक्टीरियोफेज की वजह से गंगा का जल जो है वो क्या बना रहता है? स्वच्छ बना रहता है। लेकिन हाल के दिनों में हम क्या देखते हैं, गंगा इतनी गंदी हो चुकी है, जब हम आगे कानपुर की साइड में पहुंचते हैं तो उद्योगों से इतना मलबा, कीचड़, अपशिष्ट जाते हैं, वो इतनी गंदी हो गई है, उसे साफ करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। वो तो शुक्र करिए कि कोरोना के समय लॉकडाउन लग गया तो गंगा थोड़ी सी स्वच्छ हो गई, नहीं तो नमामि गंगे परियोजना वगैरह विभिन्न परियोजना सरकार चला रही है, गंगा को फिर देखो मौका मिला तो ये फिर से गंदी हो गई। तो गंगा को हमें अगर साफ रखना है तो उसे प्रदूषण मुक्त करना होगा। गंगा में कीड़े क्यों नहीं बढ़ते? बैक्टीरियोफेज की वजह से, क्योंकि बैक्टीरियोफेज हानिकारक विषाणु और जीवाणु और कीटाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो दोस्तों बेसिक जानकारी आपके लिए ये, और नेक्स्ट गंगा को पूरा विस्तार में अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।